जय हिंद। मेरा नाम अभिषेक बेरवा है। मैं एक YouTube चैनल शुरू कर रहा हूँ पहली बार, तो आप सभी को नमस्कार। मेरा मुझे ज़्यादा पता नहीं है इसको कैसे क्या चालू करते हैं, पर मैं कर रहा हूँ। तो मैं कक्षा 10वीं को पढ़ाऊँगा गणित और विज्ञान। तो पहले मैं गणित का चालू कर रहा हूँ। तो इसमें हम चैप्टर 1 से लेकर जो चैप्टर 14 है, पहले 15 थे, एक का डिडक्शन हो गया है तो 14 चैप्टर है, तो उसको अपन कवर करेंगे और पूरा कोर्स करवाया जाएगा मार्च के महीने से पहले। ठीक है, तो मैं जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो अपना चैप्टर है वो है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं होती क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल बोले तो प्राकृतिक या प्राकृत। प्राकृत संख्याएं वो होती है जो 1 से प्रारंभ होकर 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक जाती है। इसके बाद हम पूर्ण संख्या या होल नंबर्स, ये क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं, प्राकृत संख्याओं में यदि 0 को शामिल कर दिया जाए तो वो क्या बन जाती है? पूर्ण संख्याएं, यानी कि 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाने वाली। तीसरे नंबर पे आते हैं इंटीजर्स या पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक वो होते हैं, यहाँ से देख सकते हो आप, ऐसा अंक जो पूर्ण हो उसे ही पूर्णांक कहते हैं। जैसे अपन मैं बात करूँ कि 1/2 या 3/4, क्या ये एक पूर्णांक है? नहीं है। क्या 2 एक पूर्णांक है? बिल्कुल है। 3 है। एक बात और, कई बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि 1/2 बड़ा है या 2/1 बड़ा है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है। 2/1 बड़ा है। क्यों? इस 2/1 का मतलब एक्चुअली 2 ही है। अब 2 और आधे में कौन बड़ा है? तो वैसे। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ते हैं पूर्णांक। आप समझ गए होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव अंक। तो -∞ से लेकर -1 तक आने वाली, फिर 0 तक, फिर +1 तक, और फिर ऐसे करके +∞ तक। ये क्या पढ़ लिया हमने? पूर्णांक पढ़ लिया। अब पूर्णांक के बाद अपन देखते हैं परिमेय संख्या। ये आप कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं, ये कक्षा 6 और 7 में पढ़ चुके हैं, ये कक्षा 5 और 4 में पढ़ चुके हैं। अब आगे पढ़ते हैं कक्षा 8 का। यहाँ हमने परिमेय संख्या में देखा था कि ऐसे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो P/Q का, ये P का मान कहाँ से आएगा? वो आएगा पूर्णांक में से, और Q का मान भी कहाँ से आएगा? पूर्णांक में से। लेकिन एक कंडीशन है कि Q की वैल्यू जो है वो 0 नहीं हो सकती। 0 एक इंटीजर है लेकिन 0 नहीं हो सकती। आपको यह भी कंफ्यूजन होगा कि धनात्मक और अऋणात्मक, इन दोनों में क्या फर्क है? धनात्मक और अऋणात्मक। धनात्मक का मतलब आप सभी जानते हो, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स। और अऋणात्मक मतलब नॉट नेगेटिव। तो फिर फर्क क्या? आप समझोगे भाई अऋणात्मक का मतलब वही हुआ जो धनात्मक हो गए। ठीक है, लेकिन अऋणात्मक का मतलब धनात्मक नहीं है। क्यों नहीं है? धनात्मक का मतलब है 1, 2, 3, 4 ऐसे आगे तक जाने वाली, जबकि अऋणात्मक का मतलब क्या है? 1, 2, 3 तो शामिल है ही है, लेकिन साथ में इसमें क्या शामिल है? 0 शामिल है, इसलिए इसको अऋणात्मक। 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना नेगेटिव इंटीजर है। आप 0 के आगे माइनस लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 आगे प्लस लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको अऋणात्मक में गिना जाता है। इसलिए कंफ्यूज होने वाली बात है ही नहीं। ये सब हमारे कुछ ही काम का नहीं है। कक्षा 10 के अंदर केवल ब्रीफ नॉलेज है इनकी, आपको होनी चाहिए बेसिक नॉलेज इनकी। परिमेय हमने पढ़ लिया, देख लिया। अब हम पढ़ते हैं वास्तविक। परिमेय के अलावा अपरिमेय भी होती है, जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, और Q जो है वो 0 नहीं हो सकता। ठीक है, परिमेय का जस्ट उल्टा अपरिमेय। तो अगर मैं मानूं कि ये छोटा थैला है, ये भी एक छोटा थैला है, ये भी एक छोटा थैला है, ये भी एक छोटा थैला है, इन सभी थैलों को यदि एक बड़े थैले में डाल दिया जाए तो उससे जो संख्याएं, वो जो संख्याओं का थैला बनेगा वो वास्तविक संख्याओं का थैला माना जाएगा। ऐसा समझ लो आप, जिसमें क्या है? रेशनल नंबर्स भी है, इंटीजर्स भी है, नेचुरल भी है, होल भी है। सारे नंबर्स एक थैले के अंदर सबमिट कर दिए जाए तो उनसे जो बड़ा थैला बना है वो वास्तविक संख्याओं का थैला है, ऐसा मान सकते हैं।
इसके अलावा उच्च कक्षाओं में आप अध्ययन करेंगे कि हम सम्मिश्र संख्याओं के बारे में, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हमारा वास्तविक संख्याओं वाला शुरू करते हैं पढ़ काम। वास्तविक संख्याओं में देखते हैं कि कैसे क्या हो सकता है। तो वास्तविक संख्याओं में पहली बात तो अपने जो 1.1 दी हुई है, एक्सरसाइज 1.1, उसमें दिया गया है कि आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए, एचसीएफ निकालना आना चाहिए, और इन दोनों के अंदर रिलेशन दिया हुआ है। जैसे कोई नंबर है, मान लो 12 है और 10 है, अगर इनका एलसीएम निकाला जाए और एचसीएफ निकाला जाए, यदि इनका क्या निकाला जाए, एलसीएम निकाला जाए और एचसीएफ निकाला जाए और दोनों को आपस में गुणा कर दिया जाए, तो वो कैसे आएगा? जैसे 12 × 10 किया जाए और उसके एलसीएम और एचसीएफ को आपस में गुणा किया जाए। ये एक महत्वपूर्ण प्रमेय या थ्योरम या फॉर्मूला मान सकते हो जो अपने इस चैप्टर में काम आने वाला है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड में आ भी सकता है। अब जिसको एलसीएम और एचसीएफ भी नहीं आते वो ध्यान से देखो भाई, एलसीएम एचसीएफ आना जरूरी है, आपको छोटी कक्षाओं में आ जाना चाहिए वैसे तो। जैसे 12 और 10, इसका अपन को क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालेंगे? 12 और 10 को एक साथ ले लेंगे और जो सबसे छोटी संख्या का भाग जा रहा है वो इसमें देंगे। जैसे 2 के पार्ट में ये, 2 के में ये, तो 2 का दे दिया, 6 आ गया और 5 आ गया। फिर 5 का नहीं देना, अगर 6 में अगर 2 का जा रहा है तो पहले 2 का, 3 आ गया, 5 आ गया, फिर 3 एकम 3 और ये 5 बच गया, और फिर 5 एकम 5। कहने का मतलब जिसमें जा रहा है उसमें देते जाना है। फिर इन सभी नंबर्स को जो साइड में आ गए इनको मल्टी कर लेना है। 2 × 2 × 3 × 5 कितना आ गया? 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 पंजे 60। ये तो क्या हो गया अपना एलसीएम। ये कितना हो गया? 60 हो गया। अब आपको इसके अलावा एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। एलसीएम का मतलब है लघुत्तम समापवर्तक या फिर लोएस्ट कॉमन फैक्टर, जबकि एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक, यानी कि हाईएस्ट क्या कॉमन है। तो हाईएस्ट कॉमन के लिए देखते हैं 10 का अपन क्या करेंगे? सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड आपको आना ही चाहिए, और 12 का भी क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। अब देखते हैं अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 का जाएगा 5 और 5 का 1, 2 का जाएगा 2 6 = 12, फिर 2 का जाएगा 2 3 = 6 और 3 1 = 3। 2 × 5 × 1 लिख सकते हैं, या 1 ना लिखो तब भी चलेगा। ये तो किसकी वैल्यू हो गई? 10 की। और 2 × 2 × 3 × 1 ये लिख सकते हैं अपन 12 को। 1 ना लिखो तब भी चलेगा। अब इनमें हमें क्या देखना है? कॉमन फैक्टर देखना है, जो हाईएस्ट बार आ रहा है। तो बताओ 2 और 2 कॉमन है क्या? बिल्कुल 2 और 2 कॉमन है। तो यहाँ से अपन ये 2 बार आ रहे हैं लेकिन लिखेंगे एक बार 2। अब 2 और 5 कॉमन नहीं है, 1 और 3 भी कॉमन नहीं है, 1 और 1 कॉमन है। तो चाहे तो आप 1 लिख लो चाहे मत लिखो। तो 2 × 1 करने पे कितना आएगा? 2। ये क्या गया हमारा? एचसीएफ। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा था पहले कि इस पे बेस्ड एक फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो देखो, अगर एलसीएम × एचसीएफ किया जाए और दोनों नंबर्स को आपस में, जैसे मान लो पहला नंबर ए है और दूसरा नंबर बी है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वही वैल्यू आएगी। थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, क्या पता आपको नहीं दिख रहा हो। अब दिख रहा है? तो एलसीएम कितना है अपने पास? 60 आ गया, तो 60 लिख देते हैं। एचसीएफ कितना आ गया? 2 आ गया, तो 2 लिख दो। फिर भाई ए मतलब पहला नंबर कितना है? 12 इंटू दूसरा नंबर कितना है? 10। तो ये कितना आ गया? 120, और ये भी कितना आ गया? मतलब अपन जो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं वो सही है, ये बात। तो आपके पहले चैप्टर में तो एलसीएम एचसीएफ इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही है, तो ये आप करना। और आगे अगर आपको नहीं आएंगे तो मैं हर क्वेश्चन का वीडियो तो डाल ही दूंगा, तो वो आप देख लेना, समझ में नहीं आए तो बाकी अगर खुद से ट्राई करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।